आज हम पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 375 को समझने की कोशिश करेंगे, जो रेप जैसे संगीन जुर्म की कानूनी तारीफ बयान करता है। तो सेक्शन 375 ये पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक कवानीन की बुनियाद है, एक तरह से उसकी फाउंडेशन। ये सेक्शन सिर्फ जुर्म की तारीफ ही नहीं करता, बल्कि इसके कानूनी नताइज क्या होंगे इसकी बुनियाद भी रखता है। 2021 में इस कानून में कुछ तरामीम की गईं, जिसके बाद इसकी तारीफ पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े और जामे हो गई है। अब ये जिनसी तशद्दुद की मुख्तलिफ किस्मों को कवर करती है और इसकी पूरी बुनियाद एक बहुत अहम उसूल पर है। वो उसूल ये है कि कोई भी जिनसी अमल अगर उसमें दूसरे फ़र्द की वाज़े और अपनी मर्ज़ी से दी गई रज़ामंदी शामिल ना हो तो वो रेप कहलाएगा। कानून इस जुर्म को समझने के लिए इसे दो अहम हिस्सों में तकसीम करता है। पहला हिस्सा उन 4 मखसूस जिस्मानी अफ़ाल यानी फिजिकल एक्ट्स की वजाहत करता है जिन्हें कानूनी तौर पर रेप समझा जा सकता है। चलें देखते हैं कि वो कौन से एक्ट्स हैं। तो ये 4 बुनियादी एक्ट्स हैं। पहला है पीनिस के जरिए पेनिट्रेशन, दूसरा है किसी ऑब्जेक्ट या जिस्म के किसी और हिस्से से पेनिट्रेशन, तीसरा मैनिपुलेशन के जरिए यानी किसी को जिस्मानी तौर पर कंट्रोल करके पेनिट्रेशन करवाना, और चौथा है ज़बरदस्ती ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले देखते हैं क्लॉज ए को। ये पेनिस के जरिए पेनिट्रेशन के मुताल्लिक है और यहाँ कानून ये वाज़े करता है कि पेनिट्रेशन किसी भी हद तक हो, टू एनी एक्सटेंट, भले ही वो बिल्कुल मामूली सा क्यों ना हो, जुर्म साबित हो जाता है। और ये पेनिट्रेशन वेजाइना, मुंह, यूरेथ्रा या एनस कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मुतासरा शख्स को ये फेल करने पर मजबूर किया जाए तो वो भी रेप ही तस्वुर होगा। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, जो क्लॉज बी में बयान किया गया है। ये पेनिट्रेशन की तारीफ को और वसी करता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट या पेनिस के अलावा जिस्म का कोई भी दूसरा हिस्सा, जैसे कि उंगलियां, अगर वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में दाखिल किया जाए तो ये भी रेप है। और बिल्कुल पहले एक्ट की तरह यहां भी अगर विक्टिम को ऐसा करने पर मजबूर किया जाए तो वो भी इसी जुर्म में शामिल है। तीसरा नुक्ता यानी क्लॉज सी एक ऐसी सूरत हाल के बारे में है जहां एक शख्स दूसरे को जिस्मानी तौर पर कंट्रोल करके पेनिट्रेशन का सबब बनता है। कानूनी ज़बान में इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। इसकी एक वाज़े मिसाल ये हो सकती है कि अगर कोई शख्स किसी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उस हाथ से अपने जिस्म में या किसी तीसरे शख्स के जिस्म में पेनिट्रेशन करवाए, ये भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। इससे अंदाज़ा होता है कि कानून कितना तफसीली और जामे है। और आखिर में चौथा एक्ट जो क्लॉज डी के तहत आता है वो है ज़बरदस्ती ओरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कानून बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि किसी के मुंह को वजाइना, एनिस, यूरीथ्रा या पीनिस पर लगाना या किसी को ऐसा करने पर मजबूर करना, ये दोनों ही सूरतें एक संगीन जुर्म है। तो हमने अभी वो 4 जिस्मानी अफ़ाल देखें जो रेप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कानून कहता है कि सिर्फ इन एक्ट्स का होना ही काफ़ी नहीं है। इस जुर्म का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा रजामंदी या कंसेंट का है। किसी भी एक्ट को रेप करार देने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन 7 मखसूस हालात से कम किसी एक के तहत हुआ हो। ये वो हालात हैं जो साबित करते हैं कि रजामंदी मौजूद नहीं थी। ये कानून का एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है, यानी सिर्फ ये साबित कर देना काफ़ी नहीं कि कोई फिजिकल एक्ट हुआ था। प्रोसिक्यूशन के लिए ये साबित करना भी लाजमी है कि वो एक्ट उन 7 शराइत में से किसी एक के तहत किया गया जिससे ये जाहिर हो कि कंसेंट थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि वो 7 हालात हैं क्या? उनमें शामिल है मर्जी के खिलाफ किया गया अमल, रजामंदी के बगैर किया गया अमल, डर और खौफ के जरिए हासिल की गई रजामंदी, किसी और का, खास तौर पर शौहर का रूप धार कर धोखा देना, मुतासरा शख्स का किसी वजह से नाअहल होना जैसे जहनी या जिस्मानी कमजोरी, उम्र का 16 साल से कम होना, और आखिर में ऐसी हालत में होना जहां रजामंदी जाहिर ही ना की जा सके। यहाँ पहली 2 शराइत में एक कानूनी बारीकी है जिसे समझना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं अगेंस्ट द विल यानी मर्जी के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि अमल के दौरान मुखालफत या मुज़ाहमत की जा रही थी, जबकि विदाउट कंसेंट यानी रजामंदी के बगैर का मतलब है कि इस अमल के लिए कोई एक्टिव, शऊरी और अपनी मर्जी से दी गई इजाज़त मौजूद ही नहीं थी। उसके अलावा कानून कुछ सूरतों में रजामंदी को बिल्कुल ही रद्द कर देता है, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। मसलन अगर किसी को मौत या नुकसान पहुंचाने का डर दिलाकर रजामंदी ली जाए, या अगर कोई शख्स धोखे से खुद को कानूनी शौहर जाहिर करे। इसी तरह अगर कोई शख्स नशे की हालत में हो, जहनी तौर पर ठीक ना हो या बेहोश हो, तो वो कानूनी तौर पर कंसेंट दे ही नहीं सकता। और सबसे अहम बात, 16 साल से कम उम्र के बच्चे की रजामंदी, भले वो दी भी गई हो,
قانون کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس جرم کے لیے مقرر سزاؤں کی اور اس قانون کے دائرہ کار کی۔ اس قانون کی ایک بہت ہی اہم اور جدید خصوصیت اس کا جینڈر نیوٹرل ہونا ہے۔ یہ قانون سب کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ واضح طور پر لکھا ہے کہ ریپ کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد، عورت یا ٹرانسجینڈر فرد۔ انصاف کا حق کسی کی جنس کی بنیاد پر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، قانون میں ایک ایکسیپشن یعنی استثناء بھی رکھا گیا ہے، اور یہ ہے میڈیکل پروسیجرز کے لیے۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تحفظ دینے کے لیے قانون یہ صاف کہتا ہے کہ نیک نیتی سے کیا گیا کوئی بھی میڈیکل پروسیجر ریپ نہیں سمجھا جائے گا، بھلے ہی اس میں پینیٹریشن شامل ہو۔ جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سیکشن 376 میں اس کے لیے انتہائی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ عام طور پر ریپ کی سزا 10 سے 25 سال قید، عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، ساتھ میں جرمانہ بھی۔ لیکن اگر ریپ کسی بچے یا معذور فرد کے ساتھ ہو یا کوئی سرکاری عہدیدار کرے تو سزا سیدھا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ اسی طرح سیکشن 375A کے تحت گینگ ریپ کی سزا بھی سزائے موت یا عمر قید اور جرمانہ ہے۔